प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की तृतीय पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताया था, एक मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के संबंध में और दूसरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में। आपके सिलेबस में केवल मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, यानी मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम के बारे में आपको पढ़ना है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु विभिन्न गतियों से विभिन्न दिशाओं में विचरण करते रहते हैं। वे परस्पर एक दूसरे से तथा पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनके मध्य ऊर्जा और वेग का पुनर्वितरण होता है और उनके वेग में परिवर्तन आ जाता है। कुछ अणुओं की ऊर्जा तथा वेग अलग अलग होता है, फिर भी अधिकांश अणुओं का वेग एक निश्चित परास में होते हैं। कुछ अणुओं का वेग बहुत कम होता है तथा कुछ अणुओं का वेग बहुत अधिक होता है। इस प्रकार अणुओं के मध्य वेगों के वितरण को सबसे पहले जे.सी. मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। उसी को मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम से जानते हैं। मैक्सवेल ने अणुओं के औसत वेग के संबंध में जो नियम दिया उसको गणितीय रूप में लिखा जा सकता है, और गणितीय रूप में उन्होंने बताया कि dN/N0 बराबर 4πm/2π/kT ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -mc²/2kT c²dc। c यहाँ पर अणुओं का वेग है, dc वेग में परिवर्तन है। dN/N0 अणुओं की वह भिन्न है जिसका वेग c और c+dc के मध्य होता है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल प्राकृतिक लॉगरिथम का आधार है। ग्राफ 1/N0 dN/dc इंटू 10⁻⁷ और अणुओं के वेग के स्क्वायर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिखाए अनुसार कर्व आते हैं। ऊपर आपको बताए गए सूत्र dN/N0 = 4πm/2π/kT होल पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -mc²/2kT c²dc का सूत्र का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल क्वालिटेटिव स्टडी है। जब इस ग्राफ का हम अध्ययन करते हैं तो इस ग्राफ के हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। यदि हम इन ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ अलग अलग ताप पर दिए गए हैं। पहला ग्राफ टेम्परेचर 273 केल्विन पर है, दूसरा T2 1273 केल्विन पर है और तीसरा T3 2273 केल्विन पर है। तो इस तरह से हमें पैराबोला कर्व प्राप्त होते हैं। 10⁻⁷ से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि ग्राफ स्पष्ट रूप से बनाने में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन ग्राफों को इन आलेखों को भिन्न भिन्न तापमान पर प्राप्त किया गया है और इनके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले गए हैं। ग्राफ के निष्कर्ष इस तरह से हैं। शून्य वेग रखने यदि हम ग्राफ को देखते हैं तो ओरिजिन 0 से ग्राफ स्टार्ट है और x एक्सिस पर और y एक्सिस पर यदि हम देखें तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि शून्य वेग रखने वाले अणुओं की संख्या 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता जाता है उस वेग वाले अणुओं का अंश भी तेजी से बढ़ता जाता है और ये एक अधिकतम मान पर पहुंच जाता है। एक अधिकतम मान के बाद वेग के बढ़ने के साथ उस वेग वाले अणुओं का अंश कम होता जाता है। वेग के इस मान को
जिस पर अणुओं का मान अधिकतम होता है उसे हम प्रायिकतम वेग कहते हैं। तो ग्राफ सबसे पहले आप देखिए, जीरो वेग रखने वाले अणुओं की संख्या 0 है। फिर धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जाता है, एक पीक पर पहुंच जाता है। और यानी ये पीक कौन सा है कि वह फ्रैक्शन या अणुओं का वह भिन्न जो कि वेग एक निश्चित परास में रखता है। और उसके बाद अणुओं के वेग का मान बढ़ता है, परंतु उस वेग को रखने वाले अणुओं की संख्या का मान कम होने लगता है और ग्राफ वापस नीचे जाने लग जाता है। यानी वेग का वह मान जिस पर अणुओं की संख्या अधिकतम होती है उसको हम प्रायिकतम वेग या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या अधिकतम संभाव्य वेग कहते हैं। इसे हम अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रायिकतम वेग के मान के बाद वेग का मान जितना भी बढ़ेगा उतनी ही तेजी से उस वेग के अणुओं का अंश घटना शुरू हो जाता है। और देख लीजिए आप, ग्राफ वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में या नीचे की तरफ जाने लग जाता है और उस वेग को रखने के बाद वेग के अधिकतम मान पर यह 0 हो जाता है। अतः अति उच्च और अति निम्न वेगों वाले अणुओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे अणुओं के वेग का मान बढ़ता है उनकी संख्या फिर कम होने लगती है और धीरे धीरे ग्राफ नीचे गिरने लग जाता है और एक समय के पश्चात, एक वेग के लिमिट के पश्चात वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तापमान बढ़ने के साथ अणु के प्रायिकतम वेगों के मान में वृद्धि होती है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ग्राफ आपका राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ताप के बढ़ने के साथ ग्राफ की ऊंचाई में कमी हो रही है और ये बताती है कि ताप बढ़ने के साथ साथ प्रायिकतम वेग वाले अणुओं की संख्या घटती है। यानी वह अणु जो प्रायिकतम वेग को रखते हैं उनकी संख्या घटती जाती है। ताप बढ़ने से वक्र के उच्चिष्ट या मैक्सिमा जो है वो अधिकतम वेग की तरफ विस्थापित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताप बढ़ने के साथ अणुओं के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। और जब अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो आप सब जानते हैं K = ½ mv², और इसलिए वहाँ पर उनके वेग के मान में वृद्धि होने लग जाती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो वक्र का चौड़ा होना इस बात को बताता है कि प्रायिकतम वेग से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ताप बढ़ने पर बढ़ती है। आप देखिए 273 केल्विन पर ग्राफ स्टीप है, उसके बाद 1273 केल्विन पर थोड़ा चपटा हुआ और 2273 केल्विन पर बहुत ज़्यादा चपटा हो जाता है और उसकी हाइट में कमी आ जाती है। तो ताप बढ़ने पर वक्र चौड़ा हो जाता है तथा वेग के कम अंतर वाले अणुओं का अंश अधिक हो जाता है। अधिक अणु औसत वेग रखते हैं और इस ग्राफ से यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर अणु जो है वो औसत वेग रखते हैं। तो इस तरह से मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ग्राफ को अध्ययन करते हुए इस सूत्र की सहायता से ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर जो है शून्य वेग रखने वाले अणुओं की संख्या 0 है, बहुत अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या 0 होती है, और जैसे जैसे वेग तेजी से बढ़ता है उस अणुओं को रखने वाले का अंश बढ़ता है, अधिकतम पर पहुंचता है और अधिकतम पर पहुंचने के बाद वो कम होने के बाद धीरे धीरे न्यूनतम पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनके निष्कर्ष निकाले। मैक्सवेल-बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के जो वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है उसके ग्राफ के आधार पर हम इन निष्कर्षों को निकाल सकते हैं। अब हम इसके द्वारा इस सूत्र की सहायता से जो फॉर्मूला हमने आपको बताया
dn upon n0 is equal to 4 pi m upon 2 pi kt ब्रैकेट में 3 upon 2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt c स्क्वायर dc। इस फॉर्मूले की सहायता से अब हम प्रायिकतम वेग, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग का परिकलन करते हैं। प्रायिकतम वेग का हम सबसे पहले परिकलन करते हैं या प्रायिकतम वेग की कैलकुलेशन। इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम अल्फा के द्वारा दर्शाते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम c बार से दिखाते हैं और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम c RMS से लिखते हैं। सबसे पहले हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की गणना करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वह वेग जिससे अधिकतर अणुओं में पाए जाने की संभावना होती है, यानी वह वेग जिसके अधिकतर अणुओं में पाए जाने की संभावना हो उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या अधिकतम संभाव्य वेग कहते हैं। हमारा सूत्र है dn अपॉन n0 इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट पे m अपॉन 2 पाई kt टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt c स्क्वायर dc। ये है आपका समीकरण नंबर 1। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के पश्चात dc को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन n0 dn अपॉन dc इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट में m अपॉन 2 पाई kt टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt c स्क्वायर। ये आपका होगा समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2, दाईं ओर का व्यंजक c के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन करने पर और रिजल्ट को 0 तक इन्वर्ट करने पर मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। रिजल्ट c बराबर 0 और c बराबर इन्फिनिटी दोनों यूजलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि c बराबर 0 पर अणुओं की संख्या 0 और c बराबर इन्फिनिटी पे भी अणुओं की संख्या 0, इसलिए इन दोनों की कैलकुलेशन यूजलेस है। इसलिए हम 0, क्योंकि 0 और अनंत वेग रखने वाले अणुओं की संख्या 0 होती है, इसलिए केवल तीसरा सॉल्यूशन हमारे लिए उपयोगी है। 1 माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 kt इज इक्वल टू 0। यानी नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं mc स्क्वायर अपॉन 2 kt इज इक्वल टू 1। c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 kt अपॉन स्मॉल m और हम जानते हैं r इज इक्वल टू k इंटू n या r अपॉन n इज इक्वल टू k। यदि हम इसको लिखते हैं तो c इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2 kt अपॉन स्मॉल m या c इज इक्वल टू अंडर रूट 2 RT अपॉन m, क्योंकि n ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह यदि हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू n इज इक्वल टू r के बराबर होगा और नीचे स्मॉल m इंटू n इज इक्वल टू कैपिटल M के बराबर होगा। और इस तरह से अल्फा या c इज इक्वल टू अंडर रूट 2 RT अपॉन कैपिटल M या अंडर रूट 2 KT अपॉन स्मॉल m के बराबर होगा। इस तरह से 1 मोल गैस के लिए यदि हम देखें तो हम जानते हैं PV इज इक्वल टू RT। अतः हम RT की जगह पर यदि PV रख सकते हैं तो PV रखने पर अल्फा इज इक्वल टू होगा 2PV अपॉन M, या हम जानते हैं कि M अपॉन V इज इक्वल टू D के बराबर होता है, यानी मास अपॉन
वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। द्रव्यमान बटा आयतन डेंसिटी के बराबर होता है, अर्थात V अपॉन एम 1/d के बराबर होगा। और ये अल्फा इज इक्वल टू √2p अपॉन d के बराबर होगा। अर्थात हम किसी भी फॉर्मूले, चाहे अल्फा इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू √2kt अपॉन स्मॉल m लें, या अल्फा या c इज इक्वल टू √2RT अपॉन m लें, या अल्फा इज इक्वल टू √2PV अपॉन कैपिटल M लें, या अल्फा इज इक्वल टू √2P अपॉन D लें। इन सब की सहायता से हम अल्फा या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की गणना कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की गणना करेंगे और साथ में अल्फा, सी बार और CRMS के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। धन्यवाद।